चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया? बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार किस जिले में देखा गया? बड़वानी में, खंडवा में, बालाघाट में या अलीराजपुर में? बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया अलीराजपुर में। अलीराजपुर में सबसे ज्यादा गरीबी सुधार देखा गया। कितने परसेंट? 31.05% बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सुधार देखा गया। बड़वानी में इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है जहां सुधार देखा गया 28 कुछ परसेंट है। खंडवा में देखा गया कितने परसेंट है? 27 कुछ परसेंट है। शीर्ष 3 स्थान जहां सबसे ज्यादा सुधार देखा गया बहुआयामी गरीबी सूचकांक में। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सुधार करने वाला राज्य में कितने परसेंट, भारत में कितने परसेंट बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सुधार किया गया? मध्य प्रदेश के द्वारा लगभग 10%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? व्यवसाय सुधार कार्य योजना 2020 में जो कि आया था, राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा? बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 में राज्यों का जो मूल्यांकन किया गया, मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा? क्या मध्य प्रदेश को अंडर अचीवर्स का दर्जा दिया गया या फिर टॉप अचीवर्स का दर्जा दिया गया, या मूल्यांकन में मध्य प्रदेश की रेटिंग ही नहीं थी, या तो मध्य प्रदेश को अचीवर्स का दर्जा दिया गया? व्यवसाय सुधार कार्य योजना के अनुसार मध्य प्रदेश को अचीवर्स का दर्जा दिया गया। इसमें कितने नियामक क्षेत्र हैं व्यवसाय के रूप में? व्यवसाय के 15 नियामक क्षेत्र हैं, जिसमें सूचना तक पहुंच, श्रम, पर्यावरण, भूमि प्रशासन, एकल खिड़की प्रणाली, कई प्रकार की प्रणालियां हैं। अगर आप याद कर सकते हैं तो सिर्फ यह याद रखिए कि 15 व्यावसायिक नियामक क्षेत्र हैं। इसमें बिजनेस फ्रॉम एक्शन प्लान की शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत की गई, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान की शुरुआत की गई सन 2015 में। सन 2015 में इसकी शुरुआत की गई। यह व्यापार सुगमता सूचकांक पर आधारित होता है। व्यापार सुगमता सूचकांक पर यह आधारित होता है। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001-2011 के क्रम में निम्नतम से उच्चतम तक व्यवस्थित कीजिए। जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम कहां थी, फिर उससे ज्यादा कहां थी, फिर उससे ज्यादा कहां थी, फिर उससे ज्यादा कहां थी? तो अनूपपुर जिले का नाम तो आना ही चाहिए, अर्थात बैतूल और छिंदवाड़ा का नाम तो यहां से कट ही जाता है। सबसे पहले या फिर सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर अनूपपुर जिले की ही थी। तो अनूपपुर के बाद किसका नाम आता है? अनूपपुर, फिर बैतूल, फिर छिंदवाड़ा, फिर मंदसौर। जनसंख्या वृद्धि दर कुछ इस तरह से थी। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर निम्नलिखित में से अनूपपुर में थी। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर बैतूल की थी, फिर छिंदवाड़ा की, फिर मंदसौर की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हो सकता है इस प्रश्न में आपको विजिबिलिटी कम हो रही हो, मैं पढ़ के बताऊंगा, आप इसका ऑप्शन बताइएगा। प्रश्न है, टांट्या भील मामा आर्थिक कल्याण योजना के उद्देश्य क्या है? टांट्या भील मामा आर्थिक कल्याण योजना के क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन आपके सामने है, आदिवासी महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराना, या फिर अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योगों या व्यवसायों के लिए कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी की आपूर्ति कराना, या फिर आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास का वित्त पोषण करना, या फिर आदिवासी युवाओं के बीच में खेल को आगे बढ़ाना। टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत कौन आते हैं? इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो कि आयकर दाता नहीं होने चाहिए, आयकर दाता नहीं होने चाहिए, और उनकी उम्र 18 से लेकर 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। क्या है इसकी शर्तें? वह अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने चाहिए, साथ में बीपीएल से जुड़े होने चाहिए, और वह आयकर दाता नहीं होने चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप बीपीएल कार्ड से जुड़े हैं तो आयकर दाता तो नहीं होंगे। उनकी उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। स्वरोजगार गतिविधियों के लिए 10,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योगों, व्यवसायों के लिए कम लागत वाले उपकरण की कार्यशील पूंजी की आपूर्ति कराना। पूंजी देना 10,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक की। उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और समृद्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है? मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर की बात की जा रही है? ट्रांसफार्मर की बात की जा रही है।
इंदौर, ग्वालियर, भोपाल या जबलपुर? इसका सही उत्तर क्या कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा ग्वालियर। ग्वालियर ट्रांसफार्मर समृद्ध उत्पाद क्लस्टर की स्थापना कब की गई है? 6 दिसंबर सन 2012 को इसकी स्थापना की गई है। किसकी? ग्वालियर ट्रांसफार्मर समृद्ध उत्पाद क्लस्टर की स्थापना की गई 6 दिसंबर सन 2012 से संचालित की जा रही है। यह एक गैर सरकारी कंपनी है। यह कंपनी एक गैर सरकारी कंपनी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही था, ग्वालियर। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? उच्च न्यायालय की बात की जा रही है। उच्च न्यायालय की बात की जा रही है तो अनुच्छेद 214 इसके अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 214 में एक बात की गई है, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। अनुच्छेद 214 कहता है। साथ में ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 231 क्या कहता है? अनुच्छेद 231 कहता है कि 2 राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय हो सकते हैं। क्या कहता है? 2 राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय हो सकते हैं। और सभी उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश तो होता ही है, साथ में एक अन्य न्यायाधीश होता है जिसे राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। प्रश्न क्या है भाई? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 58 वर्ष या 56 वर्ष? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 62 वर्ष। न्यायाधीशों की अधिकतम सीमा होनी चाहिए 62 वर्ष। मैंने आपको दोनों अनुच्छेदों के बारे में बताया। 214 में बताया गया है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, और 231 में यह बताया गया है कि 2 राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय हो सकता है, और प्रत्येक राज्य में एक न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। एक केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय है जिसका नाम है दिल्ली। दिल्ली के अलावा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में अकेले उच्च न्यायालय नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगरपालिका कानूनों को अद्यतन बनाया गया है? मतलब नगरपालिका कानूनों के लिए कौन सा संविधान संशोधन कराया गया है? 71वां, 72वां, 74वां या 73वां? 73वां संविधान संशोधन तो ग्राम पंचायत से संबंधित है। ग्राम पंचायत से संबंधित है कौन? 73वां संविधान संशोधन। अर्थात इन तीनों में से कोई उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया है। इसको आप कह सकते हैं नगर पालिका अधिनियम के रूप में भी आप इसे जानते हैं। 74वां संविधान संशोधन आया 1992 में, लेकिन यह अधिनियमित किया गया या लागू किया गया 1 जनवरी सन 1993 में। कौन? नगर पालिका अधिनियम 1 जनवरी सन 1993 में। ठीक है। 74वें संविधान संशोधन की एक और बात है, संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 का ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन या मैकाले या रिपन। स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है? माउंटबेटन कौन थे? भारत के पहले अंतिम वायसराय कौन थे? माउंटबेटन। मैकाले कौन थे? भारत के पहले कानूनी सदस्य कौन थे? मैकाले। इन्होंने वायसराय का पद कब संभाला? 1834 से लेकर 1838 तक। मैकाले की बात हो गई गुरु। बेटन के तो मैंने बताया ही दिया कि अंतिम वायसराय थे। मैकाले के बारे में भी हो गया। मतलब इसका सही उत्तर होगा क्या? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन इसका सही उत्तर होगा, जो कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इनकी नियुक्ति 1880 में की गई थी। 1880 में इनकी नियुक्ति की गई थी। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है, क्योंकि स्थानीय निकायों को व्यापक अधिकार और शक्तियां इनके द्वारा प्रदान की गई थी। स्वशासन की शुरुआत प्रतिनिधि संस्थाओं की नींव इनके द्वारा रखी गई थी। वित्तीय उदारीकरण भारत में कौन लेके आए थे? रिपन जी लेकर आए थे। क्या चीज? वित्तीय उदारीकरण भारत में लाने का श्रेय किसके पास जाता है? लॉर्ड रिपन के पास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा का अध्यक्ष या वित्त मंत्री? किसके द्वारा किया जाता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? यह निर्णय लेता है विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, वह बताता है कि यह बिल धन विधेयक है या नहीं। विधानसभा के अध्यक्ष के लिए कौन सा अनुच्छेद बनाया गया है? अनुच्छेद 178। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी, यह बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है? भगवंत राव मंडलोई, द्वारिका प्रसाद मिश्र, शंकर दयाल शर्मा या पंडित कुंजीलाल दुबे? इसका सही उत्तर होगा पंडित कुंजीलाल दुबे। इन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला।
कब? 1956 में। 1956 में यह पहले विधानसभा के अध्यक्ष बने। कहाँ के? मध्य प्रदेश के। साथ ही अगर आपको याद रहे तो आप याद कर लीजिएगा कि पंडित कुंजीलाल दुबे के बारे में, यह रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के पहले प्रधानाचार्य भी थे। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के पहले प्रधानाचार्य कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे। और साथ ही नागपुर विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा भी दी, अर्थात यह प्राचार्य थे। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र यह मध्य प्रदेश के 2 बार सीएम थे। मध्य प्रदेश के 2 बार सीएम के रूप में इन्होंने कार्यभार अपना संभाला। मध्य प्रदेश का आयरन मैन भी इन्हें कहा जाता है, द्वारिका प्रसाद मिश्र को।